शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। लोग पढ़ेगा आपका ये आपको हो गया क्लास 12 का मानव ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे डे 3। ये आपको डे 1 डे 2 बताए थे, डे 3 के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे हमने बताए थे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मानव मनुष्य हो गया या कोई भी अगर यहाँ पर मानव हो गया तो मानव जो कार्य होता है उसका कार्य बताए थे, ये नर और मादा पे जाता है। नर और ये आपको होता है मादा। यहाँ पर बताए थे इसके पहले आपको क्लास में नर और मादा, ठीक है। जो इसमें आपको बताए थे गुणसूत्र की संख्या जो होती है इसमें आपको 46 होती है। इसको भी बात करते थे इसमें आपको 46 होती है, यानी आपको 46 इसमें आपको 46 होते हैं। तो अगर अलग दो ये दो भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में आपको बढ़ जाता है। एक आपको 23 में, ये भी आपको 23 में, और फिर आपको यहाँ पर भी दो भाग में ये बढ़ जाता है आपको 23 में, और फिर आपको 23 में बढ़ जाता है। एक आपको नर का भाग यहाँ पर 23 हो जाता है, और प्लस आपको जो आपको मादा का भाग होता है, नर का और मादा का भाग होता है 23 यहाँ पर होता है, तो दोनों 46 हो जाता है। यानी नर और मादा ये आपका युग्मक बनाते हैं, ऐसे करके आपको बताए थे। और फिर नया आपको शिशु जब जन्म लेते हैं, नया जब शिशु जन्म लेते हैं तभी वहां पर जो बनता है तो क्या होता है 46। यानी नए नए संतति जैसे जैसे उत्पन्न होते जाते हैं वैसे वैसे उसकी जनसंख्या जैसे बढ़ती है, उसके आपको जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो आपको सेम ही होती है, 46 ही होती है। जैसे आपको 23 जोड़ा नर और आपको मादा में अलग अलग दो भागों में बांटा गया है, तो उसमें से अब जैसे ही नर का 23 भाग ले लीजिए और मादा का 23 जोड़ा जो भाग होता है 23 जोड़ा, और नर का 23 जोड़ा, तो नर का 23 जोड़ा और मादा का 23 जोड़ा। फिर आपको जैसे जन्म लिए, जन्म आपको शिशु जैसे लिए, तो फिर एक नया आपको वहां पर जन्म हुआ। तो जन्म होने के पश्चात क्या हुआ, उसमें जो गुणसूत्र बनेगा वो 46 बनेगा, क्योंकि नर का आपको 23 को और मादा का फिर 23 को। ये हमने आपको पहले क्लास में रिपीटेशन ऐसे किए थे। फिर बता दें ये सेम, उसके बाद ये हम चलते हैं, ये आपको क्लियर फाइल था कि हमने बताया था किस तरह से आपको नर और मादा का जो आपका ये होता बता दें। इसमें होता क्या है कि आपको फिर से एक रिपीटेशन करते हैं कि हमने बताया था कि जो वृषण था आपको, फिर दानु था, शुक्राणु था, किस तरह था ऐसा आपको हम बता दें। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो मानव मादा की नर और मादा से जो आपको शुक्राणु बनता है 40 जोड़ा होता है, इस सबसे इस पर ध्यान देना है। युग्मज बनता है तो उसको सबसे ज्यादा आपको उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये पहले क्लास में आपको थे, ये हम तीसरी क्लास में आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है वृषणकोश, ठीक है। वृषणकोश के बारे में पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि वो वृषणकोश जो है आपको स्क्रोटम आपको पढ़ेंगे। तो वृषणकोश के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यह एक उदर गुहा की जो होता है, उदर गुहा एक उदर की निचली भित्ति से अदगमित होने वाला। देखिए सबसे पहले क्या है कि यह जो उदर गुहा होता है उदर की ये निचली जो भूमि होती है, जैसे उदर गुहा यहाँ पर देखिए उदर गुहा की जो आपको निचली जो होती है, निचली यहाँ पर जो निचली सतह ये होती है आपका, एक और एक उदर गुहा की निचली भित्ति जो होता है उद्गमित होने वाला शिथिल प्रकृति का वर्ण की थैली होती है, ठीक है। थैला बोलते हैं, थैली होती है, थैला होते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर जांघों के मध्य लटका रहता है, जो जांघों के बीच क्या होता है लटका रहता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वृषणकोश की पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं, आपको डे 2 में भी थोड़ा सा चर्चा की थी, लेकिन आज हम लोग बढ़िया से चर्चा इसको करेंगे। तो यहाँ से आपको आ गया कि जो वृषणकोश होता है आपको यह एक उदर गुहा की निचली जो बताए थे, यहाँ पर अब क्या होता है ये आपको निचली जो उदम बीच होता है उसमें होता है, और शिथिल प्रकृति का जो वर्ण की होता है थैला होता है, ये थैला सा होता है, थैला जो आपको होता है उस तरह से आपको थैला में लगे रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दोनों ये जो होता है जो जांघों के बीच में आपको लटका रहता है, जो जांघ होते हैं दोनों बीच में क्या रहता है आपको रखा रहता है, क्या चीज, तो वृषणकोश होता है। तो वृषणकोश किस तरह से आपको बताना है, ठीक है। इसके साथ ही आप देखिए ये आप पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए आपको पिक्चर जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो वृषणकोश में क्या होता है कि देखिए आपको सिंपल वहां बताना है कि जो ये होता है एक आंतरिक वृषणपट होता है, जो होता है कि आंतरिक वृषणपट आपका होता है। इसके साथ ही देखिए वृषणकोश में दो जो होता है, दो आपको कक्ष में विभक्त रहता है। प्रत्येक कक्ष में एक होता है वर्ण भट्ट, उसको बोलते हैं, जो प्रत्येक कक्ष में होता है एक वर्ण पट होता है जो धारण किया जाता है, वर्ण पट आपका धारण होता है, ठीक है। वहां से आपका जो होता है एक वर्ण पट धारण होता है। और साथ ही अगर बात करें तो वृषण की जो पट्टी होती है, तो वृषण की पट्टी आपका स्थित बाहर की रैपी द्वारा इंगित की जाती है, जो रैपी होती है उसके द्वारा आपके इंगित की जाती है, ठीक है। उसको इंग्लिश में भी RAPH से बोल सकते हैं, रैपी द्वारा इंगित की जाती है। वृषणकोश के एक निचली जो होता है उसकी चिकनी अनैच्छिक जो होता है डॉटोस्पेसी होता है उपस्थित रहता है। प्रत्येक विशेष जो होता है अपने कक्ष की घड़ी और टीका रहता है, ठीक है। ऐसे करके आपको वृषण के बारे में बताना है, ठीक है। ये आपको पिक्चर दिखा रहे अच्छी तरह से, इसे आपको समझ में आ जाएगा कि जो वृषण का होते हैं इस तरह से होते हैं। और साथ ही अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप बात कर रहे थे तो देखिएगा हाथी जो होता है आपका सील होता है, व्हील होता है, ये क्या होता है ऐसे स्त्री है आपका जो मौसम प्रजनन पर ये क्या करता है अपना जो जनन ऋतु होते हैं इसके अंदर आपको मतलब जैसे आपको चमगादड़ हो गया, भालू हो गया, यानी वृषणकोश की अगर हम बात करें तो वृषणकोश आप किस तरह से होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको वृषणकोश किस तरह से आप डिफिनेशन दे दीजिएगा, यही उदर गुहा की निचली भित्ति के उद्गमित होने वाला आपका ये होता है शिथिल प्रकृति वर्णक होता है, जो क्या होता है जो जांघों के बीच आपको लटका रहता है, यानी आपको वृषणकोश ही होता है। तो इस तरह से आपको पिक्चर से समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से आपको ये उम्मीद आपको याद भी हो गया।
हम पूरा आपको इस तरह से बता रहे हैं कि आपको पिक्चर दिखा के यहाँ से जो आपको याद होगा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से शुक्रवाहिका के, ठीक है। इसके बाद हम जैसे आपको बात करते हैं शुक्रवाहिका की बात कर लेते हैं। तो देखिए शुक्रवाहिका जो होते हैं आपको शुक्रवाहिका को हम लोग इसको बोलते हैं आपका डिग्री इफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ से आपको जो होता है हम लोग बात करते हैं शुक्रवाहिका के बोलते हैं। तो ये आपको सबसे पहले बताना है कि देखिए इसमें वसा में क्या होता है। वसा में आपको जो इफरेंटिया होते हैं ये शुक्रवाहिका में जो होते हैं क्या होता है, तो यह 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं होती है। आपको सिंपल बताना है ये आपका जो होती है 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं होती है। जो ये आपका नलिकाएं होती है वो 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं होती है। यानी इसमें आपको बताना है कि ये जो इसमें नलिकाएं होती है इसमें 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और जो वृषण नलिका से वृषण को अधिवृषण से जोड़ देती है। यहाँ पर जो कार्य करती है जो वृषण नलिका होती है, वृषण जो नलिकाएं होती है, ये जो आपका वृषण बताए थे कि जो नलिकाएं यहाँ पर होती थी वो नलिकाएं करके वृषण को अधिवृषण से जोड़ती है। अधिवृषण से क्या करती है, जोड़ती है। आपको सिंपल यहाँ पर डिफिनेशन देना है कि शुक्रवाहिका जो है आपको यहाँ पर कि यह 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं, 10 से 20 सूक्ष्म जो नलिका होती है सूक्ष्म नलिकाएं होती है जो वृषण नलिका से वृषण के और अधिवृषण से क्या करती है, जोड़ देती है। वृषण को अधिवृषण से जोड़ देती है, ठीक है। यहाँ से आपको अधिवृषण के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो अधिवृषण ही बताते हैं, लेकिन पहले शुक्रवाहिका का आप अच्छी तरह से डिफिनेशन देखिए कि 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं होती है जो वृषण नलिका को वृषण को अधिवृषण से क्या करती है, जोड़ देती है, ठीक है। अगर शुक्रवाहिका की बात करें देखिए तो इस तरह शुक्रवाहिका का आपको पिक्चर में हम दिखाते हैं। यहाँ पर आपको लिखेगा कि इसकी जो उपकला होती है ये बड़ी आपको पक्षभावी कोशिकाएं और छोटी कोशिकाएं होती है और अंत कोशिकाएं में क्रियाएं होती है। पक्षभाग जो शुक्राणु होते हैं उसमें क्या होता है, तो ये आपका पुष्पवर्णीय लिंकीय तंत्र होती है और इसकी रचना अलग तरह से करती है। यानी शुक्रवाहिका जो होती है आप सिंपल इस तरह से डिफिनेशन इसका शुक्रवाहिका को दे दीजिएगा, आपका यहाँ पर 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शुक्रवाहिका होता है, ठीक है। शुक्रवाहिका के बाद हम चलते हैं यहाँ से अधिवृषण। ये हो गया आपको अधिवृषण, इसमें चर्चा है कि अधिवृषण को जोड़ती है। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि अधिवृषण को जोड़ती है, ठीक है। अधिवृषण को जब जोड़ती है तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि अधिवृषण जो होता है क्या होता है। तो अधिवृषण के बारे में बात करते हैं, ईपीडीएमएस आपको बात करते हैं। यहाँ से यह एक जोड़ी वाहनिया होती है, जो आपको जोड़ी होती है ये वाहनिया की एक जोड़ी होती है, ठीक है। आपको बताना है कि मतलब दूगो, तो वाहनिया जो होती है उसका एक जोड़ी होती है, मतलब दूगो होती है। यहाँ से आपको सिंपल क्या बताना है कि यह जोड़ी वाहनिया की होती है जो प्रत्येक वृषण शुक्रवाहिका के संलयन से बनती है, ठीक है। ये जो आपको होता है कि प्रत्येक वृषण की जो शुक्रवाहिका है उसके संलयन से बनती है। संलयन पता है, उसके संलयन से क्या करती है, बनती है। प्रत्येक वृषण की शुक्राणु जो होता है शुक्रवाहिका के संलयन से बनती है। तो ये आपका अधिवृषण होता है। अधिवृषण में देखिए आपको चित्र से समझ में आ जाएगा कि ये जो आपको होता है ये अत्यधिक आपको सिंपल आपको वहां से बता देना है कि जब किसी भी तरीका से अगर क्वेश्चन करता है तो सबसे पहले अगर आपको अधिवृषण की चर्चा आ जाता है तो अधिवृषण की चर्चा जब आता है तो वहां से आपको सबसे पहले दिखाना क्या है कि देखिए आपको वहां से बता दीजिएगा कि जो नीचे की ओर या पीछे की ओर ढके होते हैं, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं कि देखिए जो वृषण होता है उसके ऊपर नीचे पीछे और ढके रहती है। यानी आप उसे बता सकते हैं कि लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो अधिवृषण होती है वो लगभग जो वृषण के ऊपर नीचे पीछे ढके रहती है और 6 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। इसके कुंडलन में 3 शीर्ष अधिवृषण या शीर्ष मध्य कार्य काय अधिवृषण का कार्य पुच्छ अधिवृषण पुच्छ बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अधिवृषण को बता सकते हैं। इसके बाद और भी अगर बताना होगा तो एक कूट आश्रित उपकला पर आश्रित होता है, शुक्राणुओं के परिपक्व हेतु आपको पोषणीय पदार्थ स्रावित करता है और यह अधिवृषण स्खलन में शुक्राणुओं को संलयन करता है। ऐसे करके आप इसको बता सकते हैं कि अधिवृषण का आपका ऐसे आता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आएगा तो इसमें आपको बताना है कि टेस्टिकल जो होता है सबका वृषण अधिवृषण दोनों के लिए काम पर लाया जाता है। और भी अगर कुछ है इसमें अगर आपको लिखना होगा तो आपको सिंपल बताना है कि शीर्ष मध्य अधिवृषण जो होता है आपको पेशीय कला होता है उपकला आश्रित रहती है। ऐसे कई सारे बता देंगे, इतना से आपको डिफिनेशन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब अगर हम बात कर लेते हैं आपको शुक्रवाहिका तो यही भी बता दीजिएगा कि यह एक जोड़ी वाहनिया होती है जो प्रत्येक वृषण में आपका शुक्रवाहिका के संलयन से बनती है। यहाँ तक आप बता दीजिएगा तभी आपको आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से होगा। अब बात कर लेते हैं शुक्रवाह का। शुक्रवाह का आपको बीजा डिफिनेशन दिया होते हैं। यह एक जोड़ी आपको अकुंडलित 30 से 35 सेमी सीधी यानी 35 सेंटीमीटर ये कर रहे हैं कि यह जो होती है एक जोड़ी अकुंडलित, कुंडलित नहीं अकुंडलित होती है और ये होती है आपको 30 से 35 सेंटीमीटर सीधी नलिकाएं। ये आपको 30 से 35 सेंटीमीटर आपको होती है सीधी नलिकाएं होती है जो पुच्छ अधिवृषण से निकलती है, ठीक है। बात करते हैं पुच्छ अधिवृषण से निकलती है। तो जैसे आपको यहाँ पर आपको दिखाएगा पुच्छ अधिवृषण जो होती है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको बताया था कि देखिए यहाँ से आपको था ये पुच्छ अधिवृषण से आपको निकलती है। ये जो आपको था पुच्छ, ये पुच्छ आपको अधिवृषण से निकलती है। तो ये आपका शुक्रवाहिका जो आपका होता है
यह एक जोड़ी अकुंडलित आपको होते हैं और 30 से 35 सेंटीमीटर इसकी नलिकाएं होती है जो कुछ अधिवृषण से निकलती है, मतलब यहाँ से कुछ अधिवृषण से निकलती है। अगर इसमें और भी आपको लिखना है तो और लिख सकते हैं। देखिए आपको हम एक आपको पिक्चर बना देते हैं और पिक्चर में यहाँ पर आपको देखिए किस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से लिखेगा, तो सिंपल आपको देखना है कि देखिए शुक्रवाहक जो होता है आपका, शुक्रवाहक जो होता है आपका तो किस तरह से होता है। तो एक जोड़ी आपको कुंडलित तो बताना है, साथ ही आपको बताना है कि इसकी भित्ति जो होती है मोटी व पेशीय होती है तथा श्लेष्मा व लंबवत जो वलन पाए जाते हैं ये होती है। इसकी जो उपकला होती है अनेक कोशिकाएं आपका स्रावी प्रकृति की होती है और आपका वृषण कोश में प्रत्येक आपका शुक्रवाहक आपका रज्जु के सटक जो होते हैं घटक से निकलता है और उदर में प्रवेश करने के उपरांत मूत्राशय के पीछे निकलकर फूलकर एम्पुला बनाता है, ऐसे आपको बता दे रहे हैं। सिरे पर यह पूरा संकरी होती है और साथ ही जो इसका जो न्यून कोण ये बनाते हैं आपको वलिका जो होता है शुक्राणु का, ये साथ ही आपको वाली नलिका जो होता है न्यून कोण बनाते हैं, ठीक है। और इसे आपको न्यून कोण बनाते हुए आपको मिल भी जाती है, ठीक है। शुक्रवाहक शुक्राणु को वहन करते हैं और इसको गमन करके दौरान पोषण संग्रहण करते हैं और अधिवृषण शुक्रवाहक से क्या होते हैं पेशाब पे अनुपस्थित हो जाते हैं और इस तरह से अधि भी आपको पाई जाती है। तो यहाँ से आपको सिंपली बता देना है, इस तरह आपको डिफिनेशन शुक्रवाहक का, ठीक है। या फिर आपको यह एक जोड़ी का अकुंडलित 30 से 25 सेंटीमीटर आपको सीधे नलिकाएं होती है और ये आपको कुछ अधिवृषण से निकलती है, यहाँ तक आपको बता दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्क्रम का, यहाँ से बात करते हैं स्क्रम की बात करते हैं। स्क्रम क्या है, आपको सिंपल सी डिफिनेशन दे, इसलिए आपको ये नहीं पड़ेगा कि स्क्रम के विस्तार से लिखे तो सब व्याख्या करें, ऐसा नहीं। इसका आएगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी दे, मतलब निम्नलिखित को बताएं, निम्नलिखित का डिफिनेशन जाता है, निम्नलिखित को बताएं, निम्नलिखित को लिखे, निम्नलिखित पर टिप्पणी दे, मतलब क्या है। तो एक लाइन क्या आता है, एक नंबर पे आपको लिख देना है। यहाँ से स्क्रम के बारे में आएगा तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा, आपको यहाँ से एक लाइन लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्क्रम वाहिनी देखते हैं, आपको एजेक्युलर अबडक्ट से यह छोटी लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी आपका ये वाहिनियां होती है। ये आपको जो बताना है स्क्लन वाहिनी में यह छोटी लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी वाहिनियां होती है, ठीक है। प्रत्येक स्क्लन वाहिनी शुक्रवाहक एवं शुक्राशय की नलिका में मिलकर बनती है, ठीक है। ये आपको बताना है स्क्लन जो नलिका होती है ये आपको 2 सेंटीमीटर लंबी वाहिनियां होती है, ठीक है। वाहिनियां होती है, बताते हैं आपको प्रत्येक स्क्लन वाहिनी जो होती है शुक्रवाहक एवं शुक्राशय की नलिका से मिलकर बनती है, ठीक है। यहाँ से आपको बताना है कि जो वाहिनी होती है स्क्लन वाहिनी होती है शुक्रवाहक और शुक्राशय एवं नलिका से मिलकर क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। ये आपका स्क्लन नलिकाएं होती है। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर से दिखाई देता होगा और इसके अंदर और भी अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि यह प्रोस्टेट है, जैसे आपको प्रोस्टेट होता है तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होते हैं उसे प्रवेश करके और प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग से मिलकर एक ही मूत्र जनन नलिका से बनाती है और स्क्लन वाहिनियां शुक्राणुओं के जो शुक्राणु होते हैं उसको शुक्राशय से श्रावण मिल जाते हैं और स्क्लन वाहिनियां के विद्या पेशिया में होती है। अशीघ्रता ही खुलने के बाद मूत्र जनन नलिका से बाहर हो जाती है। तो इस तरह से आपका स्क्लन वाहिनियां की डिफिनेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। स्क्लन वाहिनियां की डिफिनेशन ऐसे अगर आएगा तो आप आराम से इसको डिफिनेशन को दे सकते हैं। पिक्चर समझ लीजिए, ऐसे भी आपको होता है। या फिर आपको अगर स्क्लन वाहिनी का ऐसे ही बताना है तो ये छोटी लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी वाहिनियां होती है और ये प्रत्येक स्क्लन वाहिनी शुक्रवाहक शुक्राशय की नलिका से मिलकर बनती है। यहाँ तक भी बता दीजिएगा, आपका डिफिनेशन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ से आपको मूत्रमार्ग जो है, देखिए यहाँ से आपका यूरेथ्रा है, ये नलिका आकार जो होते हैं नलिकाकार वाहिनी मूत्राशय ग्रीवा से निकलकर शिश्न से सीधे मूत्र जनन छिद्र से शिश्नीय आपका कुहर द्वारा खुलती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं यूरेथ्रा के, तो ये नलिकार होते हैं, जो नलिकार होते हैं नलिकार होते हैं, ठीक है। ये बिना नलिका ये आप मूत्रमार्ग काम नहीं कर सकते हैं, तो ये नलिकार होते हैं। वाहिनी मूत्राशय ग्रीवा से निकलकर शिश्न तक, ग्रीवा से निकल जाते हैं, ग्रीवा शिश्न के बारे में बताते हैं। ग्रीवा से निकलकर कहा जाता है शिश्न के सीधे के मूत्र जनन छिद्र, जहाँ शिश्न के मूत्र जनन छिद्र होता है वहां पर डायरेक्ट वो चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको चले जाते हैं और शिश्न के कुहर द्वारा बाहर खुलते हैं। उसके बाद शिश्न का जो कुहर होती है आपको बता दें उसके द्वारा वो बाहर खुलती है और बाहर के बाद मूत्राशय यहाँ से संभव होता है, ठीक है। तो इस तरह से मूत्रमार्ग के बारे में बता देंगे। यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर से समझ में आ जाएगा, और भी इसमें लिखना होगा तो लिख सकते हैं, आपको पिक्चर से अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आपका मूत्रमार्ग होता है और भी इसमें लिखना होगा तो मूत्रमार्ग 1920 सेंटीमीटर लंबा होता है। आपको यहाँ पर सिंपल बताना है मूत्रमार्ग जो होते हैं 1920 सेंटीमीटर लंबा होता है, मतलब 1900 से लेके 20 यानी 19 से लेके 20 तक क्या होता है आपका लंबा होता है। यह मूत्र वह शुक्राणु हेतु सामान्यतः पथ होता है, अतः यह नर मूत्र जनन तंत्र का भाग होता है, ठीक है। मूत्र जो मार्ग होता है वो 4 भागों में विभक्त होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए इसके बाद ये स्क्लन वाहिनियां जो आपको आता है मूत्र मार्ग में, तो ये मूत्र मार्ग आपको ये समझ गए कि आपको शिश्न कुहर बाहर खुलती है। इसमें जो मूत्र मार्ग की जो कोई दिशा है 4 होती है, 4 प्रकार से होती है। एक में आपको बात कर लेते हैं आपको मूत्रीय मूत्र मार्ग होते हैं और 2 में आपको प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग हो जाते हैं और 3 में आपको हो जाता है आपका हिरण्य होता है, 4 में शिश्नीय मूत्र मार्ग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आता है 4 होता है। मूत्रीय जो आपको होता है मूत्र मार्ग जो होता है ये आपको कितने प्रकार से होते हैं, तो ये 4 प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 4 प्रकार में आपको यहाँ पर दिया गया है
कि एक में आपको जो है आपका मूत्रीय मूर्ख मार्ग है, ठीक है, आपका मूत्रीय मूत्रमार्ग हो गया। इसके बाद आपको यहाँ से आता है कि प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से, तो इस तरह से आपको आ जाएगा सिलीनुमा मूत्रमार्ग आ जाएगा और सिसनीय मूत्रमार्ग आ जाएगा। तो इस तरीका से आपको याद रखना है। तो कैसे आपको याद रखना है, तो सिंपल आपको डिफिनीशन वहां से देना है। डिफिनीशन कैसे आपको देना है, तो डिफिनीशन की अगर हम बात कर लेते हो तो यहाँ देखिए एक में मूत्रीय मार्ग को अगर डिफिनीशन हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको देखिए मूत्रीय मार्ग को डिफिनीशन अगर बताना है तो यहाँ से यूरिनरी यूरेथ्रा होता है। यह मूत्र मार्ग का वह भाग है जो केवल मूत्र के वहन करता है। यह मूत्राशय और स्खलन नलिका के मध्य संधि करने वाला बिंदु होता है। यहाँ से अगर मूत्रीय मूत्रमार्ग को बताना है तो यहाँ से यह मूत्रमार्ग का वह भाग है जो आपको केवल मूत्र को वहन करता है एवं मूत्राशय के स्खलन नलिका के मध्य संधि करने का बिंदु होता है, ठीक है। ऐसे आप इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। इस तरह से डिफिनीशन अगर आएगा तो आप डिफिनीशन इसको बता सकते हैं। इसका पिक्चर भी आप इसको बना के दिखा सकते हैं कि पिक्चर किस तरह से आपको मूत्रीय मार्ग बनेगा। और भी अगर इसमें आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। स्खलन नलिका के द्वारा ये जो होता है संधि द्वारा बाहर निकलने कार्य करते हैं। जो मूत्राशय होता है जो मूत्र मार्ग के भाग होता है और मूत्र की केवल ही वहन करता है, ऐसा बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से आपको प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग है तो यहाँ से आपको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है। यह मूत्र मार्ग का वह भाग है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के भीतर तथा उस क्षेत्र में रहता है जहाँ स्खलन वाहिनियां इसे जुड़ती है। देखिए जहां पर क्या होता है कि स्खलन वाहिनियां जुड़ती है, जैसे आपका स्खलन वाहिनियां वहां जुड़ जाती है तभी आपको प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग कार्य करता है, ठीक है। और आपको झिल्लीनुमा का अगर बात करते हैं यहाँ से आपको झिल्लीनुमा के, तो झिल्लीनुमा मूत्रमार्ग जो होता है यह मूत्रमार्ग का वो अवस्थित भाग है जो प्रोस्टेट ग्रंथि का शिश्न के मध्य होता है। और 4 में बात करते हैं शिश्नीय मूत्रमार्ग है तो यह आपको स्पंजिका मूत्रमार्ग कहलाता है। क्यों? क्योंकि यह कार्पस स्पंजियस के भीतर रहता है। कार्पस स्पंजियस जो रहता था आपको भीतर रहता था, बताए थे उसको आपको। तो कार्पस स्पंजियस को होता है उसके भीतर रहता है, उसको आपको निकाला नहीं जाता है, भीतर रहता है क्योंकि मूत्र स्रावन करने का सबसे अहम योगदान उसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो मूत्राशय आपका हो गया मूत्रमार्ग हो गया। तो ये आपको 4 प्रकार से होते हैं मूत्रमार्ग। आपको मूत्रीय मूत्रमार्ग हो गया, प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग हो गया, सिलीनुमा मूत्रमार्ग हो गया और सिसनीय आपका मूत्रमार्ग। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूत्रमार्ग जो होता है वो किस दिशा में जाती है और दिशा के आपको कितने प्रकार में उसको बांटा गया और कितने उसके प्रकार होती है। तो आपको सिंपल आपको 4 प्रकार से बता देना है, ठीक है। ऐसा आपको बताया है। फिर हम आगे अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर, यहाँ पर कि क्वेश्चन जो आता है तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि शुक्रवाहिका और शुक्रवाहक में अंतर क्या है, ठीक है। यहाँ सब क्वेश्चन आ जाएगा कि शुक्रवाहिका और शुक्रवाहक में अंतर क्या है, तो आप किस तरह से बताइएगा। शुक्रवाहिका और शुक्रवाहक में अगर आपसे अंतर पूछ लिया तब कैसे बताएगा। ऐसे क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट ये आपसे पूछा जाएगा कि शुक्रवाहिका और शुक्रवाहक में आपको अंतर बताइए। तो शुक्रवाहिका और शुक्रवाहक में अंतर अगर बताना है तो आप किस तरह से बताइएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए शुक्रवाहिका और शुक्रवाहक में हम आपको अंतर बता देते हैं। तो यहाँ देखिए आपको शुक्रवाहिका और शुक्रवाहक जो होते हैं, शुक्रवाहिका के एक बॉक्स बना लेंगे, जो शुक्रवाहिका होते हैं उसका एक हम बॉक्स बना लेंगे और एक शुक्रवाहक का बॉक्स बना लेंगे। दोनों का बॉक्स बना लेंगे। दोनों का जब बॉक्स हम बना लेंगे तो उस तरीका से हम निकाल सकते हैं दोनों का बॉक्स बना के। जैसे दोनों का हमको बॉक्स बनाना है तो एक शुक्रवाहिका को बना लेंगे, एक शुक्रवाहक को अलग बना लेंगे, तब उसके बीच में हम लिखेंगे। तो शुक्रवाहिका में शुक्रवाहक में क्या लिखेंगे, देखिए शुक्रवाहिका में एक में आपको लिख देना है कि देखिए यह एक छोटी सीधी नलिकाएं होते हैं और इसमें आपको शुक्रवाहक में लिखना है यह अपेक्षाकृत लंबी और वक्रित नलिकाएं होती है। देखिए आपको यहाँ पर आपको नोट टाइप करा दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, आपको देखिए छोटी सीधी नलिकाएं होती है, आपको दिखाई दे रहा है यह अपेक्षाकृत लंबी व वक्रित नलिकाएं होती है। इसमें बोला है कि यह प्रत्येक वृषण में 10 से 20 होती है, अभी आपको जो बताए हैं, और यह प्रत्येक वृषण में होती है, ठीक है। यह शुक्रवाहिका जो होती है आपका वृषण जालकों से निकलती है, यह पुच्छ अधिवृषण से निकलती है। यहाँ बता रहे हैं यह संकरी व कोमल होती है और यह चौरी और पेशीय होती है। यहाँ से बताना है यह उपकला सरल होती है, यह उपकला आपको स्टूडियोस्थित होती है, यह उपकला आपको पक्षवामी को सिखाई होती है और ये पक्षभाग के स्थान पर आपको होता है दृढ़ पक्षभाग पाए जाते हैं। यह वृषण जालक के अधिवृषण शुक्रवाहक जन्म करता है और वहन करता है। यह पुच्छ अधिवृषण स्खलन के शुक्राणुओं को आपको वहन करते हैं और यह शुक्राणु वहन को पक्षभाग क्रिया द्वारा होता है और यहाँ शुक्राणुओं को पेशीय क्रिया द्वारा होता है। ऐसे आप इसको शुक्रवाहिका और शुक्रवाहक में अंतर बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको अगर समझ में अच्छी तरह से आया होगा तो इसको नोट कर लीजिए कॉपी में और उसके बाद अच्छी तरह से आप याद